नमस्कार दोस्तों। अल्फा अफसोस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे आरएएस मेंस की। तो आरएएस मेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग आरएएस मेंस के लिए एक नया रिवीजन मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो भी स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं हमारे 6 स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट्स, और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स। ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे आने वाले 1 महीने में लेक्चर्स में, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी इस बार आरएएस मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं उनको रिवीजन का बेनिफिट मिल जाए, और जो स्टूडेंट्स आगे आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी एक आइडिया मिल जाए और वो इन शॉर्ट नोट से और इन लेक्चर से उसको फायदा ले सकें। क्योंकि आप इवेंचुअली आरएस प्री देने के बाद में भी आपको मेंस देना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार के लिए ये जो पोर्शन है, जो बहुत स्कोरिंग पोर्शन है, उसको आप पहले ही कंप्लीट कर करके साइड में रख लें, ताकि आपको वो लास्ट में रिवाइज ही करना पड़े। ठीक है, तो आज हम जब पहली क्लास शुरू करेंगे तो उसमें अपन स्पोर्ट्स एंड योगा की बात करेंगे। और ये जो स्पोर्ट्स एंड योगा है, ये आपके पेपर 3 जो कि हर पेपर 200 मार्क्स का होता है, तो उस पेपर 3 में ये थर्ड यूनिट है। और उसमें थर्ड यूनिट में 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिसका एक पार्ट स्पोर्ट्स एंड योगा है ना। इसके अलावा इसमें बिहेवियर है और इसके अलावा इसमें लॉ है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग इसको कवर करेंगे, और ये सारा जो भी कवर करना होगा ये हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। और आप चाहें तो आप खुद के नोट्स इससे बना सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स में हमको बता सकते हैं और आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये तो बात रही हम लोग क्या करने वाले हैं। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस एक बार क्या है। ठीक है, तो यूनिट 3, अब यूनिट 3 जो है, ये पेपर 3 की यूनिट 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो स्पोर्ट्स एंड योगा है ना। पार्ट ए, पार्ट बी बिहेवियर है, और पार्ट सी लॉ है। तो इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो ऐसे है: स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड राजस्थान दिया हुआ है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल आरएसएससी। ठीक है, इसके अलावा दिया हुआ है नेशनल एंड राजस्थान स्टेट लेवल अवार्ड्स फॉर स्पोर्ट्स। फिर योगा के बारे में दिया हुआ है: योगा अ पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ। फिर एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन, और फिर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड पैरालंपिक्स। अब देखो, इसमें जैसे देखिए 7 सब डिवीजन करें तो 7 ऐसे टॉपिक्स, 7 सब यूनिट्स निकल करके आती हैं, तो हम लोग इसको 7 छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, क्योंकि देखो हर पॉइंट से स्पोर्ट्स पॉलिसी से क्वेश्चन आया हुआ है, आरएसएससी से हर बार क्वेश्चन आता है, ये अवार्ड से क्वेश्चन आता है हर बार, योगा से क्वेश्चन आता है। तो आप देखो इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे, तो 2 मार्क्स के तो 5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 7 यूनिट है, 7 क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग हर यूनिट से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि ये टॉपिक है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और पैरालंपिक्स। अब इसमें ओलंपिक्स के भी 6 ओलंपिक्स होते हैं अलग अलग, है समर ओलंपिक्स, तो ये जो ओलंपिक्स होते हैं उनको समर ओलंपिक्स कहते हैं, फिर विंटर ओलंपिक्स होते हैं, डेफ ओलंपिक्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग, पर अपने को सिलेबस में पैरालंपिक और ओलंपिक्स ये 2 ही दिए हुए, तो अपन लोग इन 2 को ही कवर करेंगे, और इसके अलावा एशियन और कॉमनवेल्थ को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बात रही योगा स्पोर्ट्स के। एक बार इसका हिंदी में भी सिलेबस देखना चाहो तो भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति, भारतीय खेल प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार, योग सकारात्मक जीवन पद्धति, भारत की विख्यात खेल व्यक्तित्व, प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास, और भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ एवं पैरालंपिक खेल में भागीदारी। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस है। ये जो नोट्स हैं और जो पीपीटी प्रिपेयर्ड है, ये पीपीटी और नोट्स क्या है कि इंग्लिश में, पर अगर किसी को बाद में ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए हिंदी में, तो उसको अवेलेबल करा दी जाएगी, पर ये लेक्चर्स बाइलिंगुअल ही रहेंगे। और तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में देखने वाले, तो आप देख सकते हो, वरना आपके कोई भी फ्रेंड्स और वो हो तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिए इंग्लिश मीडियम से जो लोग हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, डेफिनेशन से मुझे याद आया कि इसमें मैंने खुद ने जो प्रिपेयर किया है कि इसमें 2 थ्योरीज है। एक 50 वर्ड थ्योरी है जो मेंस में हमको बहुत काम आती है, और एक डेफिनेशन थ्योरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन ना करते हुए, 50 वर्ड्स थ्योरी में ऐसा है कि आप किसी भी सिलेबस में दिए हुए पॉइंट के लिए 50 वर्ड्स हमेशा ध्यान रखेंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें लगभग 50 वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे। कैसे ध्यान में रखेंगे कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 20 वर्ड्स लिखने होंगे, तो हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकें, और 10 मार्क आएगा, 100 वर्ड्स लिखने होंगे, तो भी उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो 50 वर्ड्स थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है डेफिनेशन थ्योरी। डेफिनेशन थ्योरी ऐसी है कि आपको हर जो शब्द दिया हुआ है उसके लिए अगर आपको एक लेजिबल डेफिनेशन याद है, तो आप उस डेफिनेशन से आप 20 मार्कर और 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आप डेफिनेशन से उसकी फीचर्स बना सकते हो, डेफिनेशन से उसकी इंपॉर्टेंस बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इजीली डेफिनेशन याद होने से ही लिख सकते हो। तो आप ध्यान रखना, ये 2 चीजें हैं, 50 वर्ड्स एंड डेफिनेशन, ये 2 थ्योरीज हैं। तो आप ये ध्यान में रखेंगे तो आपको मेंस में बहुत हेल्पफुल है ये, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, सब कुछ याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा मेथड निकालना पड़ेगा जो हमारे लिए इस प्रिपरेशन को ईजी कर दे।
ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स से। अब देखो स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स मींस ऑल फॉर्म्स ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज दैट एम टू एक्सप्रेस और एनहांस फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेलबींग, build social relationships और achieve results in competition at all levels through casual और organized participation। ठीक है, तो याद रखना स्पोर्ट्स क्या है, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज हैं जो क्या करती हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस को एनहांस करती है, मेंटल वेलबींग को अच्छा करती है और सोशल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में सहायता करती है। उसके अलावा हमको कंपटीशन में रिजल्ट्स दिलाती है, चाहे वो कंपटीशन कैजुअल हो, जो हम जैसे गली क्रिकेट खेलते हैं वो हो, या फिर हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेले वो हो, ऑर्गेनाइज हो या कैजुअल हो, दोनों में हमको रिजल्ट्स दिलाती है कंपटीशन में। तो ये स्पोर्ट्स की बेसिक डेफिनेशन है। और आप वैसे आप इसको ये किसी देखो कोई राइटर की दी हुई डेफिनेशन है तो वो तुमको वर्ड टू वर्ड लिखनी है, पर ये किसी राइटर की लिखी हुई डेफिनेशन नहीं है, तो आप इसमें से कीवर्ड्स ले लो। ठीक है, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज है और फिजिकल फिटनेस और मेंटल वेलबींग को अच्छा करती है और अचीव कंपटीशन में रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करती है। तो ऐसे कीवर्ड्स लेकर के आप डेफिनेशन खुद भी बना सकते हो। फिर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पोर्ट्स के लिए क्या प्रावधान है, तो आपको बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट में जो स्पोर्ट्स है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो ये स्पोर्ट्स के लिए कानून बनाना और बाकी काम करना स्टेट राज्य खुद करेगा। इसके अलावा अब देखो जो हमारा पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो है स्पोर्ट्स पॉलिसीज ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। तो हम इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसी सबसे पहले देखते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले 1984 में स्पोर्ट्स पॉलिसी आई। 1984 की स्पोर्ट्स पॉलिसी वैसे तो बहुत ज्यादा विस्तृत होती है, पर अपन देखें इसको 16 पॉइंट पॉलिसी भी बोलते हैं। 16 पॉइंट पॉलिसी भी इसको बोला जाता है। अब 16 पॉइंट पॉलिसी में है क्या, बहुत ही बेसिक बातें हैं और जो आप अपने दिमाग से भी सोचोगे कि कोई स्पोर्ट्स को किसी एरिया में किसी क्षेत्र में बढ़ाना है तो क्या क्या चीजें करनी होंगी। तो जैसे पहली चीज है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करेंगे। स्पोर्ट्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मैदान बनाना और बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनाना और स्कूल्स में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये सारी चीजें करेंगे। फिर रूरल एरियाज में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। फिर मास पार्टिसिपेशन करेंगे, विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी लाएंगे सिलेक्शन में और करिकुलम में स्पोर्ट्स को इंक्लूड करेंगे। जैसे 10th हो गई, 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, इसमें हम लोग स्पोर्ट्स को थोड़ा सा महत्व देंगे। स्पोर्ट्स के मार्क्स ऐड करेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के, और करिकुलम में जैसे बुक्स में ये सब कुछ शामिल करेंगे। फिर स्पोर्ट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। जो भी स्पोर्ट्समैन है उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग देंगे, न्यूट्रिशियस डाइट उनको प्रोवाइड कराई जाएगी और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को प्रमोशन देंगे। तो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको अवार्ड देंगे और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये जो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, ये आपके मन से भी आप लिख सकते हो, पर वहां पर इतना टाइम तो आपके पास रहेगा नहीं कि आप मन से बनाने बैठो। तो मेरा कहना यही है कि आप है ना बेसिक एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में लेकर के चलो और ये कीवर्ड्स याद रखो, तो इससे आप डायरेक्टली सेंटेंस एज इट इज फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात थी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 1984 की, इसको 16 पॉइंट पॉलिसी भी बोलते हैं। और इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे 1992 में इसी पॉलिसी का कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म आया, जो 1984 पॉलिसी थी उसका। तो उसमें क्या है कि इन्होंने चार बातें ऐड की हैं। अब ये क्या चार बातें हैं, ये आपको एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि वो जो पहली थी वो जनरलाइज बात थी, ये स्पेसिफिक बातें। इसमें क्या है, अपन स्पोर्ट्स के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जैसे आप जानते हो कि स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स खेलना भारतीय समाज में थोड़ा सा बुरा सा माना जाता है, और खासतौर पे स्कूली बच्चों के जो लाइफ होती है उसमें क्या ऐसे पेरेंट्स और ये सब हमेशा है ना एक नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं स्पोर्ट्स के प्रति कि स्पोर्ट्स खेलना अच्छा नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो और ये वाली बात है। तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। फिर स्पेशल अटेंशन देनी है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को। ठीक है, खेल प्रबंधन के बारे में हमको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में स्पेशल अटेंशन देनी है। फिर इंक्रीज करेंगे लेवल ऑफ कंपटीशन और उसका स्टैंडर्ड। कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए जैसे हमने पिछले इसमें पॉलिसी में बात करी कि अपन लोग मास पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, विमेंस पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, तो इससे इंक्रीज होगा कंपटीशन का लेवल, और बाकी सारी चीजें करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ाएंगे। फिर एक्सटेंड बेस ऑफ गेम। अब बेस ऑफ गेम एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि टोक्यो ओलंपिक हुआ, अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ तो उसमें टोटल 30 स्पोर्ट्स थे फॉर एग्जाम्पल, और इंडिया ने उसमें 15 में पार्टिसिपेट किया। तो 15 गेम्स में तो इंडिया ने वैसे ही मेडल पाने का कोई आस ही नहीं है। तो ये जो 15 गेम्स अगर इनमें भी होती तो एक दो मेडल एक्स्ट्रा आने के चांसेस होते हैं। तो हम ये एक्सटेंड बेस को एक्सटेंड करने का क्या अर्थ है कि ज्यादा से ज्यादा गेम्स में हिस्सेदारी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1992 तक इंडिया हॉकी और रेसलिंग के अलावा किसी स्पोर्ट्स में इंडिया के पास में मेडल नहीं था। उसके बाद में एक दो मेडल अलग अलग स्पोर्ट्स में आए, एथलेटिक्स में आए और बाकी और वेट लिफ्टिंग में आए, तो ये सारे स्पोर्ट्स में मेडल आए। तो जैसे जैसे बेस बढ़ा तो हमको अभी भी, जैसे टोक्यो ओलंपिक लेटेस्ट है, तो अभी भी बेस इतना कमजोर है कि आप 30 में से 15 ही गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये चार बातें किसमें है, 1992 की पॉलिसी में क्या है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर स्पोर्ट्स, स्पेशल अटेंशन टू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इंक्रीज लेवल ऑफ कंपटीशन एंड स्टैंडर्ड्स एंड एक्सटेंड बेस ऑफ गेम। फिर अपन आगे चलें तो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आती है 2001 की। ठीक है, 1984 सबसे पहले 1984 में आई। 1984 के बाद में 1984 के बाद में 92 में उसी का कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म आया। फिर 2001 की पॉलिसी है। तो इसमें भी वही बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप करेंगे, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट करेंगे।
फिर एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे खिलाड़ियों को और अवार्ड्स देंगे। फिर साइंटिफिक ट्रेनिंग की इसमें बात की गई है। साइंटिफिक ट्रेनिंग मतलब कि अच्छे नए मेथड से जिनके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, जिनके ऊपर बुक्स लिखी जा चुकी हैं, उन मेथड्स को हम लोग अपनाएंगे और जो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको छोड़ेंगे। फिर फाइनेंशियल एड देंगे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, मास पार्टिसिपेशन इसमें करेंगे और इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे लोगों का। ट्रांसपेरेंसी रखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे और न्यूट्रिशियस डाइट देंगे खिलाड़ियों को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे। देखो लगभग सारी बातें कॉमन कॉमन सी हैं, तो आप उसी कॉमन माइंडसेट से इसको भी लिख करके आ सकते हो। कुछ एडिशनल चीजें ऐड करना चाहो तो जैसे फाइनेंशियल एड दे रहे हैं अपन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये वाली चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको बाकी कॉमन कॉमन सी बातें तो वही ध्यान में रखनी है, और जो 1992 वाली है ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद 2007 में इसी पॉलिसी का एक्सटेंशन होता है और उसमें तीन बातें और ऐड की जाती है। एक तो अपन मोर इफेक्टिव फ्रेमवर्क बनाएंगे। फिर स्पोर्ट्स को अडॉप्टेड एज अ वे ऑफ लाइफ, है ना। स्पोर्ट्स के लिए जैसे बात की जाती है कि स्पोर्ट्स या तो जो खेलता है वो खिलाड़ी होता है, और जो नहीं खेलता वो बिल्कुल ही नहीं खेलता। उसका स्पोर्ट्स में ना तो किसी प्रकार की रुचि होती है, ना वो उसको लाइफ में फिटनेस के तौर पे देखना चाहता है, तो उसको वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट कराएंगे। फिर पर्सनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में इसको यूज करेंगे। फिर इंटरनेशनल पीस एंड ब्रदरहुड में इसको इस्तेमाल करेंगे। देखो जैसे 2014 के बाद में यूएन ने नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को डिक्लेयर किया। तो अब इससे जो पावर एक कंट्री की बढ़ती है उसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं, है ना। सॉफ्ट पावर बढ़ती है तो हम इंटरनेशनल पीस और ब्रदरहुड का जो मैसेज है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में दे सकते हैं। तो इसलिए ये 2007 में 2001 की पॉलिसी का जो एक्सटेंशन आया उसमें ये तीन बातें स्पेसिफिकली कही गई कि मोर इफेक्टिव फ्रेमवर्क होगा, अडॉप्टेड एज अ वे ऑफ लाइफ, इसको स्पोर्ट्स को वे ऑफ लाइफ के तौर पे अडॉप्ट करेंगे, और पर्सनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स को सहायक बनाएंगे, और इंटरनेशनल पीस एंड ब्रदरहुड में। फिर स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ राजस्थान। अब देखो इंडिया की दो स्पोर्ट्स पॉलिसी और दो उसके एक्सटेंशन है, इतना से ही आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं है। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप 20 वर्ड्स में 50 वर्ड्स में लिख सकते हो। फिर राजस्थान की स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करें तो राजस्थान देखो पहला ऐसा स्टेट है जिसने जो भी ओलंपिक और पैरालंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको गवर्नमेंट जॉब दे रहा है। इसके लिए इन्होंने राजस्थान सर्विसेज रूल्स हैं 2013 के, उसमें अमेंडमेंट किया है, और राजस्थान ऐसा पहला स्टेट है। इसके अलावा जो भी मेडलिस्ट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और उनको गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, तो उनके लिए कुछ इनाम की घोषणा की है कि ओलंपिक और पैरालंपिक में अगर आप गोल्ड लाते हो तो 3 करोड़, सिल्वर लाते हो तो 2 करोड़, और ब्रॉन्ज लाते हो तो 1 करोड़। और एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में आप अगर गोल्ड लाते हो तो 1 करोड़, और सिल्वर लाते हो तो 60 लाख, और ब्रॉन्ज लाते हो तो 30 लाख। ये मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको सरकार द्वारा दिए जाएंगे। परंतु जो गवर्नमेंट जॉब है वो तो सिर्फ पार्टिसिपेशन पे, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो मेडल नहीं भी ला पा रहे हो तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। फिर अब राजस्थान में जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज हैं वो दो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, एक 2012 की और एक 2013 की। अभी 2022-23 में भी ये बात चली थी, पर अभी तक उसका कोई फ्रेमवर्क तैयार होकर के आया नहीं है। तो 2012 और 13 वाली देख लेते हैं, इन केस अगर वो आ जाता है तो वो आपको अपडेट कर देंगे। तो इसमें क्या है, जैसी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में बात थी वैसी ही बातें इसमें हैं, तो आप इसकी बातें देख लो। ये देखो कंपैरेटिव आप देखोगे तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी को डेवलप करना है। अब ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी को डेवलप करो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, दोनों कॉमन सी ही बात है। फिर सर्च और नर्चर करेंगे टैलेंट को ढूंढेंगे अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन खिलाड़ी हैं, और उनको ढूंढ करके उनको नर्चर करेंगे। फिर एनकरेज करेंगे जो प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। फिर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट खेल प्रबंधन पे विशेष ध्यान देंगे और स्पोर्ट्स एसोसिएशंस बनाएंगे। और जो 2013 की पॉलिसी है उसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो R&D करेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। फिर इसको स्पोर्ट्स को इंटेंसिव प्रोसेस बनाएंगे। स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स होंगे स्पोर्ट्समैन होंगे उनको एनकरेज करेंगे, और इसमें विमेन पार्टिसिपेशन, ट्राइबल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करेंगे, और एडवेंचर स्पोर्ट्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें 2012 और 13 की पॉलिसी में कही गई हैं। फिर अपन बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स की, तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स क्या है, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में मदद करता है स्पोर्ट्स। ये टीम स्पिरिट लाता है, पर्सनालिटी इंप्रूव करता है इंसान की, ये डिफिकल्ट सिचुएशन को टैकल करने में मदद करता है। स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है किसी क्षेत्र में स्पोर्ट्स है, जैसे आपने देखा अभी कतर में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो कितने लोग वहां घूमने गए, और देश की इकोनॉमी को इससे बहुत फायदा होता है, और क्षेत्र विशेष की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट इससे होता है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है, पर्सनल लेवल पर इंसान में डिसिप्लिन डेवलप होता है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी जो मैंने पहले बात की, एज अ सॉफ्ट पावर डेवलप कर सकते हैं कंट्री की अगर स्पोर्ट्स कोई अच्छा है तो। फिर एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट मिलता है, और ब्रदरहुड होती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है, बेसिक बेसिक है, अब कोई रटने की जरूरत नहीं है। एक बार इनको 2 बार देख लोगे तो अच्छे से दिमाग में आ जाएगा, और जैसे 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो वहां पर आप 12 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट मेंस इज, मेंस में कोई भी क्वेश्चन सही या गलत नहीं होता, है ना। सही या गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो ज्यादा सही या कम सही होगा। तो आपको हो सकता है 5 क्वेश्चन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिल जाए, 5 वाले में 3 मिल जाए, 5 वाले में 2 मिल जाए। वो आप जैसे जैसे पॉइंट्स लिखोगे और आप डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड करोगे उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये हमने स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस की बात कर ली। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है कि रीजन क्या है बैकवर्डनेस का इंडिया में, है ना। स्पोर्ट्स इतना बैकवर्ड क्यों है ये एरिया, जैसे अपन यूएस देखते हैं, चाइना देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं,
वहां पर तो सब कुछ इतना ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा इंप्रूव्ड है, तो इंडिया में ये बैकवर्डनेस क्यों है? देखो, कोई भी किसी भी चीज का कारण लिखना हो, और तो आप ये तीन चार डायमेंशन है, हम सोशोलॉजी देखेंगे तब भी ये बात करेंगे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और अदर्स, ये तीन, सोशल भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये तीन चार ऐसे डायमेंशन है कि आप कहीं भी अगर आपने ये चार डायमेंशन ध्यान में रख लिए तो आप कैसे भी पॉइंट्स बना सकते हो। तो स्पोर्ट्स के लिए देखो, चार डायमेंशन में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। पॉलिटिकल में देखो तो करप्शन हो सकता है ना? ये करप्शन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से जैसे आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स वाला घोटाला आपने बहुत बहुत अच्छे से देखा ही होगा, 2010 में जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें अच्छा खासा पैसा जो भी मिनिस्टर्स और बाकी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज थी उनके द्वारा करप्शन किया गया था। फिर फेवरेटिज्म की बात करें, नेपोटिज्म की बात करें, तो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फिर इकोनॉमिकल, अगर रीजन में इकोनॉमिकल में जाएं तो हम लोग लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा कारण है, और लैक ऑफ फाइनेंसेस, फाइनेंसेस मतलब जहां पर जिस देश में भुखमरी और ऐसी समस्याएं हैं तो लोग सोचते हैं कि हम स्पोर्ट्स में कैसे इन्वेस्ट करें। फिर जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है स्पोर्ट्स में वो बहुत ही कम है, तो ये भी एक रीजन हो गया बैकवर्डनेस का। फिर कल्चरल की बात करें तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको करियर ऑप्शन नहीं माना जाता है स्पोर्ट्स को, है ना? करियर ऑप्शन पढ़ाई ही है, पढ़ाई के अलावा कोई और करियर ऑप्शन नहीं है, तो ये करियर ऑप्शन के तौर पे नहीं लिया जाता। फिर लो विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, तो इस कारण भी ये बैकवर्डनेस है। फिर अदर रीजंस में देखें तो ये करिकुलम में इसका इंक्लूड, इसको नहीं किया गया इतना ज्यादा, है ना? मतलब 10 तक तो ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं माना जाता है, उसके बाद 11 12 में फिजिकल एजुकेशन नाम से सब्जेक्ट आता है, पर उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर ग्लोरिफिकेशन ऑफ विनर्स एंड नॉट फोकस ऑन न्यू प्लेयर्स, तो ये तो भारत में लोगों की आदत ही रही है कि जो एक बार कोई खिलाड़ी जीत जाता है तो उसको तो भगवान बना देते हैं और बाकी प्लेयर्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना। फिर लो हेल्थ स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें इंडिया की स्थिति खराब से खराब बताई जाती है, तो वो हमको कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमको स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारी थी पहली यूनिट। ठीक है, हमने फर्स्ट यूनिट कर ली। टोटल हम लोग 7 लेक्चर्स के लगभग लेंगे इसमें, एक सब्जेक्ट में, और बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सेकेंड लेक्चर में।